हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। दोस्तों, जीव विज्ञान की इस श्रृंखला में आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान जीवाणु, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी एवं आवृतबीजी, इन सबसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको बता दें, यह जो बुक है वह यूथ पब्लिकेशन का बुक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इसको जो प्रकाशन किया गया है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा सेशन। आज का हमारा टॉपिक है पादप किंगडम से। किससे संबंधित है? पादप किंगडम से संबंधित है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जीवाणु बैक्टीरिया का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं। तो जब भी लैंगिक प्रजनन होता है तो उसके दौरान जो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं होती हैं वह संयोजित होकर क्या निर्माण करती हैं? तो वह युग्मनज का निर्माण करते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश का बन सकता है। तो यह जो है एंडोस्पोर्स का बन सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं एवं अंटार्कटिका के बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो ऐसे जटिल स्थान में कौन निवास कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जीवाणु है वह इन जटिल स्थानों में भी क्या कर सकता है? निवास कर सकता है। जो जितने भी जीवाणु हैं वो सभी किस जगत में आते हैं? तो वे सभी जो है मोनेरा जगत में आते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है वो जितने भी दलहनी फसलें पाई जाती हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, और यह क्या करता है? इसका मुख्य कार्य है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। चलिए अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं? तो यह जो है मोनेरा जो जगत है, उस मोनेरा जगत में जो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तंत्र एक वाले जो एक कोशिकीय जीव हैं वो सभी किस में शामिल होते हैं? मोनेरा में शामिल होते हैं, और बैक्टीरिया भी मोनेरा में शामिल होता है। चलिए मोनेरा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मोनेरा जगत है उसमें एक कोशिकीय जीवों, उसमें सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे जीवाणु एवं नील हरित शैवाल इसमें आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो वह साइनोबैक्टीरिया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबियासी के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण जो है वो पेचिस नामक बीमारी होती है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं। तो बैसिली एक ऐसा जीवाणु है जो छड़नुमा होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीवाणु को मोनोट्राइकस कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसीरिया एसेरिकिया कोलाई एसेरिकिया कोलाई जो है वह डैश में पाया जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? यह मनुष्य के आंत में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो जो डायटम है वो मोनेरा से संबंधित नहीं है, जबकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये सभी मोनेरा जगत से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? जो प्लाज्मोडियम होता है वह बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुविखंडन जो है वो क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कवक से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेनिसिलियम जो है वो मृतोपजीवी कवक है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था। और पेंसिलियम जो है एस्पार्जिलेस कुल का कवक है। अगला प्रश्न है, पेंसिलियम एक डैश है। पेंसिलियम क्या है? तो पेंसिलियम जो है एक कवक है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाला कवक रोग नहीं है? तो साइट्रक कैकर जो है वो पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है, जबकि गेहूँ का किट्टा रोग, गन्ने की लाल सड़न, अंकुर का आद्र पतन, ये सभी क्या है? कवक से होने वाली रोग हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पैक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से डैश होता है। तो पैक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से क्या होता है? तो गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है? पैक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है पौधे में होने वाले रोग और उसके जो कारक हैं। तो देखते हैं कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। गेहूं का काला किट्टा रोग यानी ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है? तो पैक्सिनिया ग्रैमिनिसी ट्रिटिसाई के कारण होता है। अगला जो हमारा रोग है वह है गन्ने का लाल सड़न। गन्ने का लाल सड़न जो है वो कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम के कारण होता है। ये बहुत ही थोड़ा टेढ़ा नाम दिया गया है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है? सार्कोस्पोरो पर्सोनेटा रेसिडिकोला एवं सार्को पर्सोनेटा के कारण होता है। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ बहुकोशिकीय सजीव हैं। कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूमस और कुछ जीवाणु एस्पार्जिलस इत्यादि में प्रजनन इस प्रकार से होता है। इन सब में प्रजनन किसके प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है? तो इन सब में प्रजनन जो है वो बीजाणु के प्रकार का होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो बीजाणु निर्माण द्वारा जो है राइजोपस जो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो राइजोपस है वो बीजाणु निर्माण के द्वारा उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? तो जो थैलोफाइटस है, थैलोफाइटस के अंदर जो है वो सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर हैं। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले खमीर जो हैं वह किण्वन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो यह जो है मुकुलन में होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुविखंडन डैश के द्वारा जनन होता है। तो बहुविखंडन किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम जो है उसमें बहुविखंडन के द्वारा जनन होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाइकेन प्लांट डैश डिवीजन से संबंधित है। तो लाइकेन जो होता है वो थैलोफाइटस से संबंधित होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदीय शरीर रूपरेखा नहीं होता है उनको क्या, उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उस समूह को जो हम लोग थैलोफाइटस कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? सेप्रोट्रॉफ कौन सा है? तो जो कुकुरमुत्ता है वो सेप्रोट्रॉफ है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग काइटिन के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मशरूम एक डैश है? तो मशरूम जो है एक प्रकार का कवक है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक बहुकोशिकीय जीव है? तो जो एगेरिकस जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव होता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एवं पैरामीशियम ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल का संबंध थैलोफाइटस समूह से है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको जो है एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? मुकुलन द्वारा जनन कौन करता है? तो जो प्लाज्मोडियम है, कौन माफ़ कीजिएगा, प्लाज्मोडियम नहीं, जो ईस्ट है, ईस्ट जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे से कौन सा बडिंग पुनरुत्पादित होता है? तो बडिंग पुनरुत्पादित कौन होता है? खमीर और हाइड्रा जो है बडिंग पुनरुत्पादित होते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटस समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो थैलोफाइटस समूह में कौन वर्गीकृत नहीं होता है? तो रिक्सिया जो होता है वो थैलोफाइटस समूह में वर्गीकृत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है? जो मुकुलन होता है उसमें असमान अनुजात कोशिकाओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन ईस्ट में होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड माल्ट्स के रूप में भी जाने जाते हैं? तो जो राइजोपस है उसको ब्रेड माल्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शैवाल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, काई। काई को हम लोग लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है कि यहाँ पे लाइकेन नहीं दिया है तो हम क्या लगाएं टिक, तो इसके जगह पर हम लोग काई लगा सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादपकाय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो जो कारा होता है उसको इसमें विभेदित नहीं किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री शैवाल का अभिलक्षणीय रंग लौकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है शैवाल का रंग क्या होता है? हरा होता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो एस्पाइरोगाइरा जो है उसको हम विभेदित नहीं कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है? तो जो है मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो जो थैलोफाइटस समूह के जो पौधे होते हैं उनको सामान्यतः शैवाल की श्रेणी में रखा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित होते हैं? वे जो है वो थैलोफाइटस से संबंधित होते हैं जिनमें पौधे के भिन्न भाग जो है उपस्थित नहीं होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैर समूहनीय पौधा है? तो जो कारा है वो गैर समूहनीय पौधा है, जबकि देवदार, मार्सिलिया एवं फर्न इन सब में क्या समूहनीय तंत्र पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है थैलस कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो
जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो जो एस्पाइरोगाइरा है वह सही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाया जाता है। तो शैवाल जो है विशेष रूप से पानी में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो जो क्लेमाइडोनोमोनस जो है वो क्या है, हरित शैवाल है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइटा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो जो ब्रायोफाइटस समूह है उसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है और थैलोफाइटस जो है वो सबसे बड़ा जगत है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डैश पादप जगत को उभयचर कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ब्रायोफाइटस को क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एम्फीबिया पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है। तो एम्फीबिया पौधों को ब्रायोफाइटस के समूह में रखा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन पौधों में संवहनीय तंत्र नहीं होते हैं उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। उन्हें ब्रायोफाइटस के समूह के तौर पर जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रायोफाइटस निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो ब्रायोफाइटस जो है वो किससे संबंधित है। तो यह जो है वो मार्केनिसिया से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटस नहीं है। तो जो फ्यूनेरिया है वो थैलोफाइटस नहीं है, जबकि यूलोथ्रिक्स कारायम उल्वा जो है वो थैलोपाइटस समूह का पौधा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटस नहीं है। तो जो कारा है वो ब्रायोफाइटस नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राइजोट्स के बारे में गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें पूर्ण विकसित तना एवं जड़ एवं पत्तियाँ होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राइजॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पौधे में सहायक से यह अक्ष स्तर से जुड़ा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटस की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको जो है वह राइजॉइंट्स कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटस के वर्ग में शामिल किया जाता है। तो जो रिक्सिया है उसको ब्रायोफाइटस के समूह में शामिल किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो रिक्सिया जो है वो ब्रायोफाइटस समूह के अंतर्गत आता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया डैश में होता है। ये जो है विवादित प्रश्न है। चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वह टेरिडोफाइटस है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु उत्तक मौजूद होते हैं। तो वह जो है मार्सिलिया में उपस्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश बीज रहित समूहीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमीटोफाइटस एवं स्पोरोफाइटस चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी समूहनीय पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेरिडोफाइटस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटस समूह से संबंधित नहीं है। तो जो मार्सिलिया जो है वो थैलोफाइटस से संबंधित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्सिलिया जो है वो किससे संबंधित है, तो वह जो है टेरिडोफाइटस समूह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभक्त किया जाता है। तो जो है मार्सिलियस जो है वो विभक्त होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटस समूह से संबंधित नहीं है। तो जो मार्सिलियस जो है थैलोफाइटस से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है, यह टेरिडोफाइटस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
टेरिडोफाइटस समूह के पौधे में डैश नहीं होते हैं, तो उसमें जो है पुष्प नहीं पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टेरिडोफाइटस समूह के पौधों में नहीं पाया जाता है, इसका भी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फूल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश समूहनीय उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। तो यह जो है टेरिडोफाइटस जो थे वो समूहनीय उत्तक वाले पहले क्या थे, जमीनी पौधे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइटस डैश होते हैं। टेरिडोफाइटस जो है वह बीज रहित संजीवनी पौधे होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन पौधों में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं। तो जो मार्सिलिया जो होता है उसमें गुप्त प्रजनन अंग पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो अनावृत बीजी से है। अगला प्रश्न है, डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं और गलती से भी छू जाने पर दर्द के कारण बन जाते हैं। तो यह जो है बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है। तो जो देवदार है वो अनावृत बीजियों से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इफ्रेड्रा पौधे। इफ्रेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको जो है अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं। पादपों के बीच कैसे होता है, आवरण रहित होता है। तो अनावृत बीजी पौधे का जो पादप होता है उसका जो बीज होता है वो अनावरण रहित होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो देवदार में जो है आवरण रहित बीज पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश नग्न बीजी होते हैं। जो पाइनस होते हैं वो नग्न बीजी होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीजी उत्पन्न करता है। तो जो अनावृत बीजी जो है वो अनावृत बीजी उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनावृत या नग्न बीज डैश में निर्मित होते हैं। तो अनावृत बीजी पौधों में क्या होता है, अनावृत एवं नग्न बीज मौजूद होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अनावृत बीजी को आमतौर पर डैश प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते हैं और इनके बीच एक विशेष अंडाशय में निहित होने के कारण होने के बजाय पौधे के प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनावृत। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नोएस्पर्म है। तो जिम्नोएस्पर्म कौन सा है, जो चीड़ होता है वो जिम्नोएस्पर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ पौधे जो अंततः बीज बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो उनको जो है फैनरोगम कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें वेसल्स प्रमुख जल सम्मोहन कोशिकाएं हैं। तो यह जो है वो एंजियोस्पर्म पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आवृत बीजी पौधों से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। तो सीटिवा जो है उसको अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैगीफेरा इंडिका है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। तो गेहूं का वनस्पति नाम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। तो जो गेहूं है उसका वनस्पति नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम जो है इसका सही नाम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए कुछ साधारण नाम दिया गया और वैज्ञानिक नाम दिया गया उसको हम लोग देखते हैं। गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम है वह ट्रिटिकम एस्टिवम है। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। और चना का वैज्ञानिक नाम जो है वह सीसर एरिएटिनम है। अगला जो है वो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कम्पेस्टिक जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। और मटर की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम जो है वो पाइसम जो है एस्टाइमम है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? तो आवृत बीजी के अंदर जो है ऐसा होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? तो यह जो है वो पलासा का ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए कुछ पौधे दिए गए हैं, उनका वैज्ञानिक नाम दिया गया, उसको हम लोग देखते हैं। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजा डिक्टा इंडिका नाम है। पलासा का क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है। पीपल का क्या नाम है? फाइकस रेलिजियोसा नाम है। कपास का नाम क्या है? गॉसिपियम ऑर्बेरियम नाम है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओसिमम बेसिलिकम नाम है। बरगद की बात करें तो बरगद का नाम है फाइकस बेंगालेंसिस नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस नाम है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बेसिक कंपेस्ट्रीज किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? तो सरसों का वनस्पतिक नाम क्या है? बेसिक कंपेस्ट्री है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो जो रेडवुड है वो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? तो जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? फल के अंदर जो है वो बीज मौजूद होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, परागण डैश समूह के पौधे की एक विशेषता है? तो परागण जो है एंजियोस्पर्म पौधे की एक क्या है? मुख्य विशेषता है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है? तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें परागण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो होता है वह किसमें स्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्प में क्या होता है? पुष्प में विकसित होता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन डैश का गुण है? द्विनिषेचन जो है आवृत बीजी का गुण है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको जो है द्विबीजपत्री पौधे कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधे की पत्तियों में डैश प्रकार की सीरा रचना होती हैं? तो उसमें जो है 2 प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आवृत बीजियों के प्रजनन अंग डैश स्थित होते हैं? तो यह जो है फूलों में स्थित होते हैं इनका प्रजनन अंग। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डैश के प्रजनन संबंधित भाग फूल में स्थित होते हैं? तो जो एंजियोस्पर्म है उनसे संबंधित जो है भाग है, प्रजनन भाग जो है वो फूल में स्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, डैश द्विबीजपत्री पौधा है? तो जो शकरकंद का बेल जो है वो द्विबीजपत्री पौधा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, डैश एक बीजीय पौधा है? तो जो लहसुन है वो एक बीजीय पौधा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हमारा जो अगला टॉपिक है वो पादप आकार की है, जिसमें पहला टॉपिक जो है जूट है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।